और पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है कि वो बर्बादी के लिए जा रहा है और कुछ समय में ही उसका रिजल्ट आ जाएगा कि पाकिस्तान का नाम ही मिट जाएगा। महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की बात करें, फारूक अब्दुल्ला को फिर पाकिस्तान के साथ नहीं क्या, वो ये चाहता ही नहीं कि एक कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहे। पाकिस्तान खुद तो बर्बाद हो चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कश्मीर बर्बाद हो, कि मैंने खुद सहा है कश्मीर का दर्द। जो लोग कल तक बात कर रहे थे हम दफ़ा 370 वापस लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया कि दफ़ा 370 है ही नहीं, अब ना इसका केस ही बनेगा। इतनी तबाही कश्मीर में मचाई, आपके बाप ने तबाही मचाई है कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला ने जब सीएम रहा है, कश्मीर अगर चाहता है तो वो भाजपा सरकार चाहता है, कश्मीर अगर चाहता है वो मोदी को चाहते हैं, और इंशाल्लाह हम खिलाते रहेंगे कमल के फूल को। लोकसभा का इलेक्शन है और इस समय लोकसभा इलेक्शन में 5 सीटें एक ऐसी मतलब कि हॉट सीट है इस समय कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की। वो क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबे अरसे बाद यहाँ पे वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश था कि 2024 के अंत तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए विधानसभा का। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक कश्मीर के भाई जुड़े हैं। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर जी परवेज़ अहमद भट्ट, मैं कश्मीर का रहने वाला, साउथ कश्मीर का रहने वाला हूँ मैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि ओके में इस समय दंगे चल रहे हैं, आपने देखी होगी न्यूज़, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, अगर मैं जिस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो अभी प्रेजेंट में, कि पाकिस्तान में दंगे चल रहे हैं, पाकिस्तान में ही है, आप एक बार सोच के देखो कि जब पाकिस्तान में एक बार हम कश्मीरी लोग जब वहाँ के पॉलिटिशियन उकसा रहे थे लोगों को कि पाकिस्तान के नारे लगाओ, पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ रहने चाहते हैं। आज की डेट में अगर उस पाकिस्तान की मैं बात करूँ एक कश्मीरी के नाते हुए, उस पाकिस्तान की हालत आज की डेट में वो है कि वो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम एक हिंदुस्तान में आके रहें और एक आज़ाद ज़िंदगी जिए। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश माना जाता है, कि कौन से नंबर पे है, क्या है। और ख़ासकर जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा देश है जिसमें हिंदू भी रहता है, जिसमें मुसलमान भी रहता है, जिसमें सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, हर किसी धर्म के लोग रहते हैं। और हिंदुस्तान ने कभी ये नहीं चाहा होगा कि मुसलमान को अलग करवाने की कोशिश की, हिंदुस्तान ने कभी ये नहीं चाहा कि सिखों को हिंदुस्तान से निकाला जाए। लेकिन जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो, जहाँ पे पाकिस्तान के लोग एक मुस्लिम कंट्री में रह के वो चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में जाएं, आप खुद ही समझ सकते हो कि पाकिस्तान की हालत क्या है। उस पाकिस्तान की बात आप कर रहे हो जो पाकिस्तान अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर बम फोड़ रहे हैं, उस पाकिस्तान की बात कर रहे हो जो जिनके लिए एक पाकिस्तान का एक हीरो था, उनका अपना जो क्रिकेटर रहा इमरान खान, उसके नहीं हो सके। तो मैं एज़ कश्मीरी होके, एज़ एक हिंदुस्तानी नागरिक होके, मैं पाकिस्तान की बात क्यों करूं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि वहाँ पे उनको रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं, रोडों पे चलने के लिए लोग डर रहे हैं, बाहर निकलने में डर रहे हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है कि वो बर्बादी के लिए जा रहा है और कुछ समय में ही उसका रिज़ल्ट आ जाएगा कि पाकिस्तान का नाम ही मिट जाएगा। एक चीज़ मेरे को समझाइएगा, जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 370 थी, धारा 370 लगी हुई थी, तब उस समय जो कश्मीर की हालत थी उससे पहले, और अब जब 370 हट गई है तब क्या हालत है? दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बताइए, क्योंकि आप कश्मीर में रहते हैं, साउथ कश्मीर में रहते हैं, अनंतनाग क्षेत्र है आपका, और अनंतनाग, पुंछ वगैरह काफ़ी मिलिटेंसी एरिया रहा है, तो आपको थोड़ा अच्छे से वो चीज़ बता पाएंगे। देखो, आप कश्मीर की बात कर रहे हो कि दफ़ा 370 तोड़ दिया गया, दफ़ा 370 था क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आप 2014 से पहले आप चले जाओगे तो पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरा वर्ल्ड जानता है कि कश्मीर कैसी बर्बादी की तरफ जा रहा था। देखो, दफ़ा 370 ये मोदी गवर्नमेंट में नहीं तोड़ दिया गया था। दफ़ा 370 वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो उनके लिए एक बेनिफिट बन चुका था, वो उनके लिए एक क्रेडिट बन चुका था कि लोगों को वो उस बलबूते पे वोट ले रहे थे और उस बलबूते पे वो इलेक्शन करवा रहे थे। जैसे ही दफ़ा 370 कश्मीर से चला गया, सबसे पहली ये चीज़ तो देखो, जिस इंसान में डर था, जहाँ पे हालात ख़राब होती थी, जहाँ पे खून खराबा का माहौल बना रहता था, पत्थरबाजी हो रही थी, खून खराबियाँ हो रही थी, जानें चले जाती थी लोगों की, मासूमों की जान चली गई, किसी की आँख चली गई, किसी की कुछ चला गया, किसी माँ ने बेटा खोया, किसी बहन ने भाई खोया, किसी भाई ने भाई खोया, किसी बाप ने बेटा खोया। और मेरे हिसाब से, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से समझता हूँ कि दफ़ा 370
ये उन लोगों के लिए जो वहाँ पे इस चीज़ पे राजनीति खेल रहे थे, और वो नरेंद्र मोदी जी ने वो राज ख़त्म किया वहाँ पे। और आज एक आम नागरिक होकर मैं कश्मीर की बात करूँ को तो एक खुशहाली ज़िंदगी में वहाँ पे जी रहा हूँ। और यही बेनिफिट था कि दफ़ा 370 का, यहाँ गोलियाँ मिलनी थी, या राजनीति खेली जाती, और यहाँ किसी और फ़ायदा उन चीज़ों का ये था जैसी जहाँ पे जब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रहती थी, और जो भी फंड्स आते थे मरकज़ गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी मरकज़ गवर्नमेंट में किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, किसी की भी सरकार अदरवाइज़, तो यहाँ से जो फंड्स रिलीज़ होके जाते थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, वहाँ से चीफ मिनिस्टर उठाता था मिनिस्टरों के पास, मिनिस्टर उठाते थे एमएलएओं के पास, और एमएलएओं के पास जब थोड़ा सा कुछ दाना पानी बचता था वो हमारी बोली वाली जनता को मिल रहा था। ये इस चीज़ का फ़ायदा। आप बोल रहे हो दफ़ा 370 का फ़ायदा, दफ़ा 370 का फ़ायदा था ही नहीं कुछ, मेरे लिए तो था ही नहीं कुछ। और दूसरी चीज़ ये दफ़ा 370 की मैं बात करूँ, अब कुछ जैसे ही दफ़ा 370 कश्मीर से हट गया था तो पूरी जितने भी पॉलिटिशियन वहाँ पे थे, एनसी थे, पीडीपी थे, कांग्रेस थे, और अदरवाइज़ जो पार्टियाँ बनी है वहाँ पे, तो वो लोग आज के डेट तक 2024 तक वो लोगों को उकसा रहे थे कि हम दफ़ा 370 आपको वापस दे के रहेंगे। आज की डेट की बात करूँ मैं तो आप सोशल मीडिया देखो, उसकी बात ही नहीं कर रहा कोई। आज की डेट में खाली पीडीपी बोल रहा है कि एनसी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितने लोगों को मारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहा है कि मैं विद एविडेंस दे दूंगा कि पीडीपी पार्टी ने कितने लोग मारे। अरे यार, कोई कश्मीर की जनता एक बोली वाली जनता नहीं रही। कश्मीर की जनता वहाँ पे एजुकेटेड लोग रहते हैं, वहाँ पे युवा रहते हैं, युवाओं को समझ आ रहा है कि नहीं यार, हमारे साथ राजनीति खेली जाती थी। जो लोग कल तक बात कर रहे थे हम दफ़ा 370 वापस लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया कि दफ़ा 370 है ही नहीं, अब ना इसका केस ही बनेगा, खारिज हो गया सारा कुछ। अब जिस पे राजनीति खेल रहे थे, आज के डेट में आप पता करो 2024 की मैं बात करूं, जैसे वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि पीडीपी ने कितने लोग मारे, दंगे फसाद कहाँ पे किसने करवाए, एनसी ने कितने करवाए, कांग्रेस ने कितने करवाए, और दफ़ा 370 भूल ही गए। अरे मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, जिस चीज़ पे आप राजनीति कर रहे हो वो चीज़ें तो नरेंद्र मोदी ने ख़त्म किए हैं। और हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है पूरे देश में, मैं अपनी कश्मीर की बात करूं, एक जहन्नम से जन्नत बना लिया हमारे कश्मीर को। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम कभी भी एक्सेप्ट उन पार्टी को करेंगे ही नहीं। कल का बयान है उमर अब्दुल्ला का कि स्टेटहुड वापस लाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लोकसभा इलेक्शन में हम जब चाहे तब ला सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखो मेरी बात सुनो। उस उमर अब्दुल्ला को मैं एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ। उमर साहब, जब 2011 में आपकी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, जब मेरी 2 बहनों का रेप किया गया था शुपैया में, हमारी बहनों का रेप किया गया था शुपैया में, उमर साहब उस टाइम आप कहाँ थे? उमर साहब, जब उस टाइम आपकी हुकूमत थी, 6 महीने वहाँ पे हड़ताल रहा, रगड़ो सब स्टार्ट वहीं से हुआ। तो उमर साहब आप उस टाइम कहाँ थे? आज आप स्टेटहुड की बात कर रहे हो, आप उन बेटियों का इंसाफ नहीं दिला पा रहे हो, तो आप स्टेटहुड की बात ही क्यों कर रहे हो? और स्टेटहुड था ही कहाँ? जिस स्टेटहुड की आप बात कर रहे हो वो आपकी राजनीति के लिए फ़ायदा है, वो हम कश्मीरी लोग कभी होने नहीं देंगे, और आप लोगों को हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकेंगे। और आपने जितनी तबाही कश्मीर में मचाई, आपके बाप ने तबाही मचाई है कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला ने जब सीएम रहा है, उससे बढ़कर आपको नायब फिल्म का डायलॉग याद होगा, अमरीश पुरी जो रोल निभाता है। आप कोई भी फिल्म नायक फिल्म देख लो, फिर हिस्ट्री निकाल दो इसकी, क्या बोल रहे हैं इसकी, फारूक अब्दुल्ला की, आपको सेम डिट्टो कॉपी मिलेगी कि फारूक अब्दुल्ला एक अमरीश पुरी है। वो रोल निभा रहा है, विलन का रोल निभा रहा है, और विलन के बलबूते पे उसने काम किया और पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रखा है। और जितने भी जाने कश्मीर में गई, मैं उन जानों की कीमत में उन लोगों को ठहरा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी कश्मीर में जाने गई वो या पीडीपी की वजह से गई या एनसी की वजह से गई। महबूबा मुफ्ती की बात करें, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, ये लोग हमेशा एक बयान देते हैं जब पाकिस्तान की बात होती है कि पाकिस्तान से हमें बातचीत करके रखने चाहिए। ऐसी हाल में राजनाथ सिंह ने कुछ बयान दिया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके, तो फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं फारूक अब्दुल्ला के? मतलब कि आज से नहीं, ये काफ़ी समय से बयान चलते आ रहे कि पाकिस्तान से बातचीत करके रखनी चाहिए, पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है।
देखो आगे से आप देखो। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग पाकिस्तान की बात करें और हमारी जनता, मैंने पहले भी बोला, बोली वाली जनता नहीं रही। पाकिस्तान की बात वो फ़ारूक अब्दुल्ला करता है, पाकिस्तान की बात वो महबूबा मुफ्ती करती है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने जो वहाँ पे बीज उगाए थे, पेड़ उगाए थे, मिल्टनों के पेड़ उगाए थे, उनको ये पेड़ काम आते थे इलेक्शनों में। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो करेंगे ही मिल्टनों की बात, वो तो करेंगे ही पाकिस्तानों की बात। तो ये जाहिर सी बात है, ये लोगों को समझ आ रहा है कि अगर महबूबा मुफ्ती या फ़ारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की बात करें, फ़ारूक अब्दुल्ला को फिर पाकिस्तान के साथ नहीं क्या है, वो ये चाहता ही नहीं कि एक कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहे। मैं गुजारिश करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, उन लोगों को सलाखों को पीछे डालो जो इतने लाखों लोगों को ख़ानदानी राज इतने साल करके भी अभी भी भड़का रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान खुद तो बर्बाद हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कश्मीर बर्बाद हो, कि मैंने खुद सहा है कश्मीर का दर्द, और 40 सालों में जो हमने दर्द देखा है वो हमने अब थोड़ा हम भूल चुके हैं। जो जब से मोदी सरकार आई है तब से हम भूल चुके हैं कि हमारा दर्द में ना कोई दवाई लगाने आया, हमारे ज़ख्मों पे कोई दवाई लगाने आया। तो ये चीज़ें थी वहाँ पे, और ये इन लोगों का इसी चीज़ का फ़ायदा था, मिल्टन उगाते थे और इलेक्शन में काम आते थे। तो ये तो करेंगे ही पाकिस्तान की बात। मैं आपको एक बात याद होगी, आपने नहीं सुना होगा शायद, जब यहाँ से जब कोई आतंकवादी पाकिस्तान का था, यहाँ पे किसी जेल में बंद था, तो उस टाइम एक जहाज़ अगवा किया गया था। तो आप मुझे ये बताइए, वही जहाज़ अगवा क्यों हो गया जिसमें ये मुफ्ती सईद की भतीजी थी? मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही जहाज़ था क्या? पूरे हिंदुस्तान में खाली मुफ्ती सईद की भतीजी ही थी उसमें। उसी जहाज़ को अगवा क्यों करवाया गया कि मिल्टन को छोड़ दो, हम इस जहाज़ को छोड़ देंगे? ये पूरी लिंक है इनको कि ये चाहते नहीं है कि ये एक पहले तो ये कश्मीर की बर्बादी पे उतरे हैं, उसके बाद इसके असरात दिख रहे हैं हिंदुस्तान में भी। मैं चाहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट इसमें एक्शन ले और इनको सलाखों के पीछे डालें। और ये भड़काई हुई बातें जो कर रहे हैं, ये भड़काई हुई क्या, ये तो पूरे पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। इनको जेल सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनको फांसी लगनी चाहिए। जिन्होंने इतने सारे कश्मीर के जवानों को मैंने खोया, अपने जवानों को वहाँ पे मैंने अपने भाइयों को खोया। इन लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आज देखो, आज की डेट में इनका बयान देखो, आज की राजनीति देखो, 2 साल की पहले की राजनीति देखो, क्या कर रहे थे, कौन से बातें कर रहे थे। क्योंकि ये कहीं पे पैर ही रखते ही नहीं है सीधे कहीं पे ये पैर भी नहीं रखते हैं सीधे, क्योंकि इनको पता ही है कि अगर हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे तो हमें लोग साथ नहीं देंगे। लेकिन उनको मैं बोलना चाहता हूँ, वो बातें भूल जाओ आप। जब आप पाकिस्तान के थ्रू आप राजनीति कर रहे थे हमारे कश्मीर में, अब कोई युवा आपको कोई कश्मीर का एक न चाहता था तो न कभी चाहेगा। पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने वाले ये लोग हैं, हम नहीं हैं। इनको सलाखों पीछे डालो। लेकिन ये महबूबा मुफ्ती हो गई, फ़ारूक अब्दुल्ला, ये तो अपने आप को कश्मीरी बताते हैं कि कश्मीर हम लोकल हैं, हमारी जनता हमको प्यार करती है। आप कह रहे हैं कि वहाँ की जनता उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैसे करेगी? देखो, उन लोगों को वही लोग एक्सेप्ट करेंगे जो गुंडे उन्होंने पाल के रखे हैं कश्मीर में, जो खून खराबियाँ करते थे, जो पत्थर मार रहे हैं, मतलब गोलियाँ चलवा रहे थे, आतंक बढ़ा रहे थे, वही लोग उनके सपोर्ट में हैं। बाकी आपको कोई कश्मीरी ना युवा मिलेगा उनके सपोर्ट में, ना कोई बुज़ुर्ग मिलेगा उनके सपोर्ट में। कश्मीर का कोई घर आपको उनके सपोर्ट में नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो गुंडे मवाली मिलेंगे तो उनके टट्टू मिलेंगे तो उनके जो उनके वो पॉलिसीज़ चला रहे हैं, जिनको पैसा मिल रहा है उनकी पार्टी की तरफ से। बाकी आपको कोई वहाँ पे नहीं मिलेगा। कश्मीर अगर चाहता है तो वो भाजपा सरकार चाहता है, कश्मीर अगर चाहता है वो मोदी को चाहते हैं, कश्मीर अगर चाहता है कि वो चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में कमल का फूल खिले, और इंशाल्लाह हम खिलाते रहेंगे कमल के फूल को। और हम सपोर्ट में हैं पूरे नरेंद्र मोदी को, और इंशाल्लाह ये मुझे पूरी उम्मीद है कि एक थोड़ी महीने में 1-2 महीने में आप खुद ही देख लोगे, पूरे दिल्ली में आप पूरी न्यूज़ में चलता होगा कि कश्मीर में एक भाजपा सरकार आई। ये आप देखोगे। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं कि कश्मीर में भाजपा सरकार आई। देखो, मैं ग्राउंड में घूमता हूँ, मुझे ग्राउंड की पता है। मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, मैं लोगों के साथ बातें करता हूँ, कि मैं लोगों के अंदर के हाल जानता हूँ। आप इस बात पे नहीं जाए कि कश्मीर में कोई कैंडिडेट नहीं है बीजेपी का। आप इस बात पे नहीं जाए कि कश्मीर में भाजपा सरकार का कोई वोट नहीं है। अगर भाजपा सरकार का कोई वोट नहीं है, जब डीडीसी इलेक्शन था, बीडीसी इलेक्शन था, आप सरपंच का इलेक्शन देखो,
सरपंच के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सरपंच आपको बीजेपी के मिलेंगे। ये आपको बताए ये बात, सबसे ज़्यादा मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। कश्मीर में मेरे हिसाब से 75% सरपंच आपको बीजेपी के मिलेंगे। 5 सरपंच आपको बीजेपी के 75% मिलेंगे। और ये लोग क्या बोलते हैं कि एक सरपंच एक गांव का जिम्मेदार होता है, और उस सरपंच ने जितना काम अपने गांव में किया है वो पूरा गांव भाजपा सरकार के साथ है, और वो पूरा गांव भाजपा सरकार को वोट देगी और जीत के लाएगी इंशाल्लाह भाजपा सरकार को। एक कमल के फूल को ऐसे खिलाएंगे हम कश्मीर में कि और हमें कोई सरकार। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरी। अगर हमें पता है कि अगर हमारे कश्मीर में फिर से इन लोगों में से कोई कातिल आया तो हमारे कश्मीर को फिर से एक जहन्नम बना लेंगे।